आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Today we are starting chapter number 2, Vectors and Equilibrium. Vectors. At a school level we have studied that there are some physical quantities which require both magnitude and direction for their complete description, such as velocity, acceleration and force. अब स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं पहले से कि कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सब वेक्टर्स कहलाते हैं। यूजुअली वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय बोल्ड फेस कैरेक्टर्स सच एज A, D, R and V, while in handwriting we put an arrowhead over the letter, for example D bar. If we wish to refer only to the magnitude of the vector D, we use light face type such as D. अच्छा, अब ऐसा है कि आम तौर पे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं बोल्ड लेटर्स से। जैसे A है, D है, V है, जो कि यहाँ पे आपको शो किया गया है, इसको हमने बोल्ड लेटर्स के ज़रिए शो किया है। तो अगर बुक के अंदर आपको कहीं ये नज़र आए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ, जैसे A, D, R और V यहाँ पे लिख के दिखाया गया है, तो उसका मतलब है कि ये वेक्टर्स हैं। और अगर हाथ से लिखा जाए, हैंड राइटिंग में लिखा जाए, तो फिर हम D के ऊपर या A के ऊपर, R या V के ऊपर हम बार लगाते हैं या एक छोटा सा एरो उसके ऊपर बना देते हैं। और अगर हम उनके मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करना चाहें, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, तो फिर सिर्फ सिंपल D हम लिख देते हैं। फिर उसको बोल्ड लेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस सिंपल वे में आप D लिख दें। Now vector representation. A vector is represented graphically by a directed line segment according to a chosen scale corresponds to the magnitude of the vector. अब वेक्टर को जाहिर करने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, और ये लाइन जो आप बनाते हैं ये एक स्केल के मुताबिक बनाई जाती है, ठीक है, जो कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मुताबिक होती है। In this chapter, vector is symbolically represented by A bar, B bar, C bar or small a bar, B bar, C bar. The magnitude of a vector can be represented by simple face letter as A or mod of A bar. Read as A modulus. इस चैप्टर में वेक्टर को A बार, कैपिटल A बार, कैपिटल B बार और कैपिटल C बार से हम शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा स्मॉल a, b, c बार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको बताना हो, यानी मिक़दार बतानी हो वेक्टर की, तो उसको सिर्फ आप सिंपल वे में लिख दें a और मॉडुलस ऑफ a, जिसको हम a मॉडुलस भी कहते हैं। Symbolically, the direction of a vector is represented as a cap. Read as a cap, as a vector has a magnitude and direction. Therefore, symbolically, we can express as a bar is equal to mod of a into a cap. अब वेक्टर को जाहिर करने के लिए, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं a cap, जिसको हम a cap कहते हैं। क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए सिंबॉलिकली उसे हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लिखते हैं a बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ a बार इनटू a कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Graphically, a vector is represented by an arrow which is drawn according to the scale. The length of the arrow gives the magnitude of the vector quantity under the selected scale and the arrowhead indicates the direction of the vector. अब वेक्टर को, ये तो हमने ऊपर इक्वेशन 1 के ज़रिए मैथमेटिकली हमने वेक्टर को डिफ़ाइन कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन जब हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्केल के मुताबिक हम ड्रॉ करते हैं। उसकी जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और एरो हेड जो होता है वो उसके डायरेक्शन को शो करता है।
Vector representation. For example, a student traveled 100 meters from school towards east. Graphically, it can be represented as shown in the diagram. Here the scale is 1 centimeter represents 10 meter. The starting point is usually called origin or tail of a vector. The end point is usually called head of the vector. अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर को शो करने के लिए यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी गई है जिसमें एक स्टूडेंट 100 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता है। तो उसको यहाँ ग्राफिकली आप देख सकते हैं, डायग्राम इसका बना हुआ है। इसमें आपको दिखाया गया है कि ये स्टूडेंट O से A तक ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और कितना कर रहा है, 100 मीटर कर रहा है। अब अगर हम स्केल को देखें तो स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 100 मीटर को रिप्रेजेंट करना हो तो ये तो फिर 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा OA, और अगर 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं हम तो वो फिर 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये चारों डायरेक्शन यहाँ इस डायग्राम में शो किए गए हैं। अच्छा जी, पॉइंट O जो है वो ओरिजिन या टेल कहलाता है वेक्टर का, और पॉइंट A जो है वो वेक्टर का हेड कहलाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. For the graphical representation of vectors, besides north-south and east-west direction, the concept of up-down and right-left can also be used. But for the sake of simplicity and uniformity, a set of two mutually perpendicular lines for two-dimensional cases are used as shown. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद है किसी पेज पे या ग्राफ पेपर के ऊपर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। इसमें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अलावा अप डाउन और राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंप्लिसिटी की वजह से अभी हम सिर्फ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को कंसीडर कर रहे हैं टू डायमेंशनल केसेस के लिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एक्स एक्सिस को एक्स एक्स डैश के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि वाई एक्सिस को वाई वाई डैश के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस जो हैं वो मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और उसको हम पॉइंट O से रिप्रेजेंट करते हैं। These are called coordinate axes and their point of intersection is known as origin. This system of coordinate axes is called Cartesian or rectangular coordinate system. अब इस तरह का जो सिस्टम है जिसके अंदर एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और वो एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं जिसको हम पॉइंट O कह रहे हैं, जो ओरिजिन कहलाता है। इस तरह के सिस्टम को हम कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। One line is named as x-axis and the other is y-axis. Usually the x-axis is taken as the horizontal axis with a positive direction to the right, and y-axis as the vertical axis with the positive direction upward. इनमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। आम तौर पे एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट, यानी कि आप ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अगर जाते हैं तो वो एक्स एक्सिस वहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इसी तरह वाई एक्सिस जो है वो ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लिया जाता है, पॉजिटिव। The direction of a vector in xy plane is denoted by the angle which the representative line of the vector makes with the positive x-axis in anticlockwise direction as shown in the figure. The point P shown in the figure has coordinates x, y. It means that we can reach point P by moving A units along positive x-axis and B units along positive y-axis. किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को XY प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले वेक्टर की जो टेल है उसको हम प्लेस करते हैं ओरिजिन के ऊपर, और फिर ये देखते हैं कि ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पे ये एंगल
थीटा बना रहा है। वेक्टर ओ पी की जो लेंथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और ये डी बार से यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका एक और ऑल्टरनेट रूट क्या होगा, वो होगा जनाब ओ से आप ए यूनिट्स कवर करें एक्स एक्सिस के ऊपर और फिर बी यूनिट्स कवर करें वाई एक्सिस के ऊपर। तो हम एक ऑल्टरनेट रूट के ज़रिए भी ओ से पी तक पहुंच सकते हैं, यानी एक्स वाई प्लेन का इस्तेमाल करके या एक्स और वाई एक्सीज का इस्तेमाल करके हम पॉइंट पी पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स और वाई होंगे। To describe the direction of a vector in space or three-dimensional system, another axis is required along with x and y axis. The third axis is usually called z-axis and is perpendicular to x and y axes. These mutually perpendicular lines for three-dimensional cases, as in the figure shown, these lines are usually named as x-axis, y-axis and z-axis as shown in the figure. किसी भी वेक्टर को थ्री डायमेंशनल सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक तीसरे एक्सिस की भी ज़रूरत होती है जो कि z एक्सिस कहलाता है। और ये तीनों एक्सिस जो हैं यानी कि x, y और z एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। For two-dimensional case, that is when a vector lies in a plane, only one angle, either alpha, that is the angle with respect to x-axis, or beta, that is the angle with respect to y-axis, must be known to describe the exact direction as shown. Two-dimensional cases में किसी भी वेक्टर को हम दो एंगल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसके डायरेक्शन की अगर बात की जाए टू डायमेंशन सिस्टम में, तो उसके डायरेक्शन को हम या तो आप एक्स एक्सिस के साथ उसके डायरेक्शन को एंगल अल्फ़ा के साथ शो कर दें, या फिर उसके डायरेक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंगल बीटा के ज़रिए रिप्रेजेंट कर दें, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। Similarly, if a vector lies in a space that is in three-dimensional system, then its direction can only be determined if its angles with respect to x-axis, that is alpha, with respect to y-axis, that is beta, as well as with respect to z-axis, that is gamma, are known, as shown in the figure. थ्री-डायमेंशनल सिस्टम में अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हमें तीनों एंगल्स पता होने चाहिए, यानी एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा। एंगल अल्फ़ा वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा, जबकि एंगल बीटा वाई एक्सिस के साथ और एंगल गामा जेड एक्सिस के साथ। ये तीनों एंगल्स हमें पता होने चाहिए ताकि हम इस वेक्टर के डायरेक्शन को समझ सकें या रिप्रेजेंट कर सकें, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। Vectors can be added by two different approaches, namely graphical or geometrical method and analytical method. Here we will discuss the graphical or geometrical method for addition of vectors. In this method, vectors are added by sketching scaled diagrams. For graphical approach of addition of vectors, we use head to tail rule. Following steps must be followed to add vectors by head to tail rule. Number 1. Select a suitable scale for the representation of given vectors. Sketch all the vectors according to the selected scale in its given direction. Now join the tail of the next vector to the head of the recently sketched vector and draw its representative line according to the selected scale in the given direction. वेक्टर्स को दो तरीक़ों से ऐड किया जा सकता है। इसको ग्राफिकल तरीके से, जिसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, और दूसरा एनालिटिकल तरीका है। यहाँ पर हम ग्राफिकल और या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड को
मेथड देखेंगे वेक्टर्स के एडिशन का। इस तरीके में सबसे पहले हम एक स्केल कंसीडर करते हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए, और जितने भी वेक्टर्स हैं उसको इस स्केल के मुताबिक हम गिवन डायरेक्शन के अंदर ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हेड टू टेल रूल के मुताबिक इन वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। यानी एक वेक्टर की जो टेल है वो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन करते हैं। Number 4, to find the resultant, join the tail of the first vector to the head of the last vector and put an arrow on this line pointing away from the origin. Label this vector as R, means resultant vector. Resultant vector is a single vector which has an effect equal to the combined effect of the given vectors. Number 5, to determine the magnitude of R, measure the length of R and convert it according to the selected scale. To determine the direction of R, measure the angle R with respect to positive x direction in anti-clockwise sense. अब इस तरीके में रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम ये करते हैं कि पहला जो वेक्टर है उसकी टेल को ज्वाइन करते हैं हम लास्ट वेक्टर के हेड से, और एक एरो बनाते हैं इस वेक्टर के ऊपर जो कि ओरिजिन से अवे होता है। तो इस तरह से हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर दरअसल एक ऐसा वेक्टर है जो कि इन तमाम वेक्टर्स के कंबाइन इफेक्ट को शो करता है। अब इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो मालूम करने के लिए हम रिजल्टेंट वेक्टर R की जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं, और फिर हम कन्वर्ट करते हैं सिलेक्टेड स्केल की मदद से उसकी रियल लेंथ में। डायरेक्शन मेजर करने के लिए हम वेक्टर R का जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उसको हम मेजर करते हैं। एग्जाम्पल 2.1, if two forces F1 and F2 as shown in the figure are acting on a block, find the magnitude as well as direction of their resultant. Now follow the above mentioned steps. Number 1, scale. Let 1 centimeter represents 5 Newton. Number 2, measure the length of vector R from figure, which is about 4.8 centimeter. Thus, according to the proposed scale, magnitude of the resultant R is 24 newtons. In order to find direction with the help of protractor, measure the angle of R with x-axis from the scaled diagram, which is about 19.9 degree or equivalent to 20 degree. अब इस एग्जाम्पल के अंदर दो फोर्सेस शो की गई हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स एक्सिस के ऊपर एक फोर्स है F1 जो कि 15 न्यूटन की है, और दूसरी फोर्स है F2 जो कि एंगल थीटा विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, जो कि 10 न्यूटन की फोर्स है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम सबसे पहले हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करेंगे। पहला वेक्टर जो है उसको और दूसरे वेक्टर को आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे, और पहले वेक्टर की जो टेल है उसको हम ज्वाइन करेंगे दूसरे वेक्टर के हेड के साथ। तो ये इस तरह ब्लैक कलर की जो लाइन हमें ऑब्टेन होगी ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, जो कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। प्रोपोज स्केल के मुताबिक F1 को हम 3 सेंटीमीटर लेंथ के ज़रिए शो करेंगे और F2 को हम 2 सेंटीमीटर लेंथ के ज़रिए शो करेंगे इन द गिवन डायरेक्शन। यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, यानी F1 का और F2 का जो डायरेक्शन है वो वही रहेगा, लेकिन हम हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करेंगे और इस तरह हमें ये रिजल्टेंट मिलेगा। अब इस स्केल के मुताबिक जो रिजल्टेंट है वो उसकी जो लेंथ है वो 4.8 सेंटीमीटर बनती है, जो कि अगर आप स्केल से कन्वर्ट करें तो वो 24 न्यूटन होगी। इसी तरह डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम D भी कहते हैं। इसको हम देखेंगे कि R का जो वेक्टर है, यानी वेक्टर R या रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है। तो ये एंगल जो है ये 19.9 डिग्री
तकरीबन जो कि 20 डिग्री के बराबर है वो बनता है। Continuing with addition of vectors, we have commutative property of vector addition. Now consider two vectors A and B. Let these two vectors represent two adjacent sides of a parallelogram. We can construct a parallelogram as shown in the figure. Vector addition is commutative just like addition of real numbers. According to this figure, we can write A plus B is equal to B plus A. This is commutative property. This is equation number 2. The head to tail rule yields vector R for both A plus B and B plus A. अब commutative property को समझने के लिए सबसे पहले हम XY प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं। एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम को बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम ये करेंगे कि एक और वेक्टर B पैरेलल जो कि पहले वाले वेक्टर B के पैरेलल है वो बनाएंगे, और इसी तरह वेक्टर A जो है उसके पैरेलल एक दूसरा वेक्टर A, यानी कि दोनों वेक्टर्स A जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगे और इसी तरह दोनों वेक्टर्स B जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगे। तो इस डायग्राम के अंदर ये जो डायग्राम बनेगा ये पैरेललोग्राम बनेगा, और इसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर R होगा। अब अगर आप देखें तो वेक्टर R जो है वो आप दो तरह से हासिल कर सकते हैं, यानी कि A को अगर आप वेक्टर B में ऐड कर दें तो भी आपको R मिलेगा, और इसी तरह वेक्टर B को वेक्टर A में ऐड कर दें तब भी आपको वेक्टर R मिलेगा। तो दोनों केसेस के अंदर हमें वेक्टर R मिल रहा है, तो फिर आपस में भी ये बराबर होंगे, यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A हम लिख सकते हैं। तो यही जो है इसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। Now commutative property of vector addition in case of three vectors. The order in which the given vectors are added has no significance. Let vector A, B and C are three given vectors as shown in the figure. Therefore, we can write A plus B plus C is equal to R, or A plus C plus B is equal to R, or C plus B plus A is equal to R, or B plus A plus C is equal to R. In addition process, the vectors A, B and C which result R after addition are called components of R as shown in the figure. Such components of vector which makes an angle of 90 degree with each other are called rectangular components. Commutative property तीन वेक्टर्स के केस में देखते हैं। हम इसके लिए XY प्लेन के अंदर तीन वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, वेक्टर A, B और C। तीनों वेक्टर्स का अपना अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। इन तीनों का रिजल्टेंट हासिल करने के लिए हम वेक्टर A की टेल को वेक्टर C के हेड के साथ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं और एक एरो भी बनाते हैं जो कि ओरिजिन से अवे शो किया गया है। तो इस तरह हमें इसका रिजल्टेंट मिलता है, और ये तीनों वेक्टर्स A, B और C ये रिजल्टेंट R के कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और R इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है। इस तरह के कंपोनेंट्स के दरमियान अगर 90 का एंगल हो तो फिर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। Thank you, students.